नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है। ईश्वर से तो हम कामना नहीं, क्योंकि हम कर्मकांड पे विश्वास करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। ओके दोस्तों, कर्म बढ़िया रहेगा तो बढ़िया फल मिलेगा, गलत रहेगा तो गलत मिलेगा। और नवरात्रि की आज तो दूसरा दिन है, लेकिन फिर भी हम बधाई दे रहे हैं कि नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप जीवन में सफल हों, इस बार एक सीट अपनी पक्की करें रेलवे में, यही हमारी कामना है। ओके दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतिहास में बहुत सारे पार्ट हैं। इसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इतिहास के ये 3 पार्ट हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज मध्यकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत काल को देखेंगे, यानी सल्तनत काल को देखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है। ये हमारा इतिहास से संबंधित पहला वीडियो होगा और धीरे धीरे हम लोग पूरे इतिहास को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, और इसे लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिल सके दोस्तों, जिससे हमारे कार्य और अच्छा से प्रगति पड़े कि हाँ, इससे हमारे दोस्तों को बहुत सारा लाभ हो रहा है। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो दोस्तों, हम लोग सल्तनत काल को 4 भागों में देखेंगे। पहला, गुलाम वंश। ये दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलजी वंश। यह 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला। उसके आगे हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। यह 1320 से 1414 तक चला। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैयद वंश। यह दोस्तों 1414 से 1451 तक चला। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे लोधी वंश। ये दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। उसके बाद 1526 के बाद मुगल काल आ जाता है। इसके पहले का सल्तनत काल है, जो 1206 से 1290 तक है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस पहले टॉपिक की चर्चा करेंगे, यानी गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसने की, इसके प्रमुख सुल्तान कौन थे, उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग गुलाम वंश। इसमें हम लोग देखेंगे पहले शासक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसके बाद इल्तुतमिश को, उसके बाद रजिया सुल्तान को, उसके बाद बलबन को, उसके बाद तैमूर। यानी गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है तैमूर। यहां से गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। पहले दोस्तों ये समझिए गुलाम है क्या। यानी किसी की चापलूसी करना या किसी की बातों को मानना, वो जो कहे वही काम किया जाए, वही हुआ गुलाम। ओके, तो संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो ये राजधानी अपना बनाया वो लाहौर को बनाया। और दोस्तों, इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम कुतुबुद्दीन ऐबक की जन्म की बात नहीं करेंगे कि वो कब जन्म लिया, क्योंकि दोस्तों हमें पढ़ना वही है
सबसे पहले अपने माइंड में ये सेटअप करिए, कोई एक बुक हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले ये काम करिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये दिमाग में बैठ गया क्या हमको नहीं पढ़ना है, तो आपका सिलेबस छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा तो उसे पढ़ने में हमें आसानी होगी। तो वही काम हमने किया है, जहां से प्रश्न बनता है उसी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के जन्म की बात नहीं है, और न किसी एग्जाम में आया है, किसी भी सम्राट की वजह से नहीं आया है यहाँ से सल्तनत काल में। तो हम लोग इसके जन्म की चर्चा ना करके इसके राज्याभिषेक से चर्चा करते हैं। तो राज्याभिषेक दोस्तों 24 जून 1206 ईस्वी को हुआ। और दोस्तों इसने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं, पहले हम लोग कार्य देखें। इन कार्यों में सबसे पहला दोस्तों कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली। ये दोस्तों कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है। और दूसरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण करवाया इसने, यह दोस्तों ये दिल्ली में है। आगे देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, यह दोस्तों अजमेर में है। अजमेर में बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और अजमेर जो है दोस्तों वो राजस्थान राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान देने वाला है, बहुत बड़ा दानी था, ये लाखों का दान दे देता था। ओके, आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ध्वस्त करवाया, और जो ध्वस्त करने वाला नेतृत्व करता था वो इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। यहां से प्रश्न सभी एग्जामों में बना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला वो कौन सा शासक है, या वो कौन सा सेनापति है, या किसका सेनापति है। तो वो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी है। ओके, आगे देखते हैं इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर हो गई। यानी दोस्तों ये केवल 4 वर्ष तक शासन किया। यानी 1206 में इसने अपना राज्याभिषेक किया, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं इसको लाहौर में दफनाया गया। दोस्तों लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, वो उस समय भी था, इस समय भी है। और आगे देखते हैं इसका उत्तराधिकारी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह केवल दोस्तों 8 माह तक रहा। 8 माह के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद इल्तुतमिश, इसकी जो हत्या होती है वो इल्तुतमिश द्वारा होती है, और 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। कहीं कहीं दोस्तों 1210 भी दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में दोनों मतलब अगर किसी एग्जाम में आ गया तो ये दोनों ऑप्शन नहीं देगा, यानी 1210 1211 नहीं देगा, एक ही देगा। 1210 देगा तो 1210 मारिएगा, 1211 देगा तो 1211 मारिएगा। ओके, आगे देखते हैं इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का गुलाम व दामाद था। यानी इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो था ही, साथ में वह उसका दामाद भी था। ओके, आगे देखते हैं। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, यानी 1210 में चौगान खेलते वक्त, तो इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का गवर्नर था उस समय जब उसकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं इल्तुतमिश राजधानी जो ले आया अपना, वो लाहौर से दिल्ली लेके चला आया। यानी पहले राजधानी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपना राज्याभिषेक करवाया था तो लाहौर में राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ओके, आगे देखते हैं इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ऐसा पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। आगे देखते हैं
इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो जाती है दोस्तों। बहुत कुछ विशेष इसने कार्य किया है इल्तुतमिश ने, उन कार्यों को देखते हैं। तो इसने पहला कार्य ये किया है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, यानी कुतुब मीनार बनवाने का जो कार्य शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन बना नहीं, उसके पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी कुतुब मीनार को बनाने का पूरा कार्य इल्तुतमिश ने किया है। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, यानी चांदी का टंका और तांबे का चीतल। ये शुद्ध अरबी सिक्के हैं दोस्तों। यहाँ से प्रश्न बना हुआ है कि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के जारी किए, या चांदी का टंका किसने शुरू किया, या तांबे का जीतल किसने शुरू किया। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने शुरू किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा ही लीजिए, ये आ सकता है एग्जाम में अपने। आगे देखते हैं, इक्ता प्रणाली चलाई इसने। इक्ता प्रणाली का मतलब ये दोस्तों कि कोई सैनिक ही है, मान लीजिए कोई सैनिक है, सैनिक को वेतन के बदले में भूमि देने का कार्य किया इसने। पैसे ना दे करके इसने भूमि दी, यानी वेतन के रूप में इसने भूमि देना शुरू किया। इसी को दोस्तों इक्ता प्रणाली कहते हैं, वेतन के बदले भूमि। ओके, आगे देखते हैं, तुर्काने चहलगानी की स्थापना की। दोस्तों बहुत मोस्ट है ये तुर्काने चहलगानी, यानी 40 गुलामों का एक संगठन इसने बनवाया। 40 गुलाम होते थे और उस गुलामों के संगठन को इसने नाम क्या दिया, तुर्काने चहलगानी। ओके, आगे देखते हैं, दिल्ली के अमीरों का सर्वप्रथम दमन इल्तुतमिश ने ही किया था। यहां से ये प्रश्न बना है कि दिल्ली का वो कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले अमीरों का दमन किया है। तो उत्तर हमारा होगा इल्तुतमिश है। ओके, आगे देखते हैं, इल्तुतमिश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, यानी इसकी मृत्यु के बाद, यानी जब इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है तो उसके बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी अयोग्यता के कारण शासन की सारी बागडोर इसकी मां शाह तुर्कान सारा देख रेख करती थी। यानी का मतलब कि क्षेत्र में या दरबार में केवल शाह तुर्कान की ही चर्चाएं थी, यानी शाह तुर्कान का ही सारा कार्य होता था। वो पूरे कार्यकाल में यही छाए रहे, शाह तुर्कान। और शाह तुर्कान से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने शाह तुर्कान, यानी शाह तुर्कान जैसे अपने मन से कुछ कार्य करे और जो सहयोगी हों उनको अच्छा ना लगे, इस वजह से तुर्क अमीर जो थे वो परेशान होकर के सुल्तान रजिया बेगम को बना दिया। दोस्तों रजिया बेगम बहुत मोस्ट है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। और ये प्रश्न तो बहुत बार आया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम महिला शासिका वो कौन थी दोस्तों, वो रजिया सुल्तान थी। और वजह सबसे बड़ी समस्या ये थी दोस्तों कि उस जमाने में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये दरबार में खुले मुंह जाने लगी, क्योंकि उस समय महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन था, लेकिन ये फिर भी बिना पर्दा के राज दरबार में आ जाती थी। और ये दोस्तों तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयास में तुर्क अमीर विरुद्ध हो गए, वही जो यहाँ पे हुए थे, यहाँ पे यानी शाह तुर्कान की वजह से जो परेशानी हुई थी वही परेशानी रजिया सुल्तान के भी वजह से होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान को यानी रजिया बेगम को इन्होंने बंदी बना लिया। कौन, ये तुर्क अमीरों ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह को बैठा दिया। अब दोस्तों दिल्ली की गद्दी पे बहराम शाह बैठ गया और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसने सबसे पहले अपनी शादी की, यानी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इसने ऐसा कदम उठाया। तो इसने शादी जो की वो अल्तुनिया
नामक एक व्यक्ति था, उसके साथ इसने शादी कर दी। और शादी करने के बाद रजिया सुल्तान ने फिर प्रयास किया कि मैं फिर सुल्तान बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रयास उसने बहुत किया कि फिर से मैं बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाई। और दोस्तों, रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं द्वारा कैथल के निकट कर दी गई। कैथल के निकट इसकी हत्या कर दी गई। यानी अगर हम लोग देखें तो कभी कभी आ जाता है कि रजिया सुल्तान ने कितने दिन शासन किया, तो किसी किसी किताब में दिया है कि 1236 से 1240, यानी बीच के जितने भी लोग आए उनका कहीं नाम ही नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, असल में होता क्या है कि 8 माह इधर कौन रहता है, 8 माह आराम शाह रहता है। आराम शाह के बाद ये रहता है रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य था, तो उसकी माँ शाह तुर्कान रही। उसके बाद तब ये आई, यानी रजिया बेगम। तो दोस्तों, इसकी हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। और बलबन द्वारा, दोस्तों ये बहुत मोस्ट है, जब रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है तो बलबन, क्योंकि रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह गद्दी पे बैठा और बहराम शाह की हत्या बलबन ने करवा दी 1242 ईस्वी में। ओके। और फिर दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह अगला दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। यानी बहराम शाह की मृत्यु के बाद जो दिल्ली की गद्दी थी उस पे अलाउद्दीन मसूद शाह बन जाता है सुल्तान, ये 1242 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। 1246 ईस्वी में मसूद को हटाकर, यानी कौन मसूद, अलाउद्दीन मसूद को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान बन जाता है। यानी दोस्तों, साम्राज्य के लिए एक दूसरे को मार करके ही आगे बढ़ा है, वो चाहे प्राचीन काल की हो या आधुनिक काल की या मध्यकाल की। एक राजा दूसरे राजा को मार के ही राजा बना है, या एक आदमी एक राजा को मार के ही राजा बना है, वही चीज इसमें है। आगे देखते हैं। ये जो महमूद था, अलाउद्दीन महमूद, सॉरी अलाउद्दीन नहीं दोस्तों, ये है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो था वो दोस्तों टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था, फिर भी वो राजा बन गया। आगे देखते हैं। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह महमूद के साथ कर दिया। दोस्तों, बलबन ने क्या किया था, इसने बहराम शाह को मरवा दिया। अब बहराम शाह को मरवाने के बाद इसने अपने आदमी नसरुद्दीन महमूद को राजा बना देता है। और राजा बनाने के बाद क्या करता है, यह अपनी पुत्री की शादी महमूद के साथ कर देता है। और बलबन का वास्तविक जो नाम था वो दोस्तों बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका जो नाम था बहाउद्दीन। ओके, आगे देखते हैं। बलबन ने क्या किया, तुर्काने जिहलगानी का विनाश कर दिया। तुर्काने जिहलगानी की स्थापना जो था वो इल्तुतमिश ने की, और बलबन ने क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। यानी 40 गुलामों का जो संगठन है उसको समाप्त कर दिया। यानी अब 40 गुलामों का संगठन नहीं होगा। आगे देखते हैं। बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे सिजदा एवं पैबोस प्रथा को चलाया, गुप्तचर विभाग की स्थापना की,